करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एसआईआर के दौरान 58 लाख नाम डिलीट किए जाने के बाद बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने शनिवार को नादिया जिले में आने वाले राणाघाट की रैली को मोबाइल से संबोधित किया। मौसम खराब होने के चलते पीएम वहां नहीं पहुंच पाए। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी बीजेपी का विरोध करना चाहती है, उन्हें हमारा जमकर बार बार पूरी ताकत से विरोध करने दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के विकास में रुकावट क्यों डाली जा रही है। आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को दुखी मत कीजिए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिए, उनके सपनों को तोड़ने का पाप मत कीजिए। पीएम ने ममता पर जो बातें कही, वो बातें सुनने के बाद विपक्ष लगातार परेशान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। बीते महीने बिहार ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिला। नदिया में वो भूमि जहां श्री चैतन्य प्रभु प्रकट हुए। पश्चिम बंगाल की भूमि वंदे मातरम के अमरगान की भूमि है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करिए जो पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि बीजेपी को एक मौका देकर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश तेजी से विकास करना चाहता है। आपने देखा कि बीते महीने ही बिहार ने विकास के लिए एनडीए सरकार को चुना। बंगाल को भी एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को मौका दीजिए ताकि यहां पर विकास के बयार बह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन के जरिए संबोधन में क्या कहा, सबसे पहले प्रश्नकाल में आपको वो सुनाते हैं। घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, क्योंकि वो नादिया पहुंच नहीं पाए थे खराब मौसम की वजह से। फोन से संबोधन हुआ उनका, लेकिन इसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। वो सारे बंगाली को यही आवेदन किया कि आपका पड़ोसी राज्य जो है त्रिपुरा, अब उसका साथ पश्चिम बंगाल की तुलना करिए, उसका उस जगह का विकास की गति देखिए और पश्चिम बंगाल को देखिए। जो लोग आज मोदी गो बैक बोलकर सोशल मीडिया में चला रहे, पोस्टर लगा रहे हैं, वो अगर गो बैक घुसपैठिया बोलता तो पश्चिम बंगाल का स्थिति कुछ दूसरा होता। इस जगह मूलतः ही हिंदू विस्थापितों की जगह है। बहुत सारे मोतुआ, नमसूत्रों, हिंदू का सभी वर्णों का लोग उस पार से आकर इस जगह पे बैठ गए। जी, बंगाल में आप सरकार को बदल कीजिए। मोदी जी बंगाल के लिए कुछ करना चाहता है, मैं कुछ करना चाहता हूं। बंगाल को विकास और तरक्की की मार्ग पर, सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इतना कॉन्फिडेंस और इतना बंगाल को अपने
जैसे परमात्य बताना, और आने वाला दिन में सरकार खुद मोदी जी मांग रहा है कि बंगाल का जनता मुझे सरकार दो, विकास का गारंटी मैं हूं। इसलिए वो जो ऑडियो में जो भाषण आया है, संक्षिप्त भाषण, उसमें जनता की काफी उम्मीद बढ़ गया है। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, प्रश्नकाल के सवाल भी सुन लीजिए। वो 5 सवाल जिन पर अगले 1 घंटे लगातार हम डिबेट करने वाले हैं। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं? यह आरोप बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर लगाए हैं। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर आज डिस्कशन होने जा रहा है, क्या बंगाल में कमीशन खोरी वाली सरकार है? कट मनी का चलन अभी भी बंगाल में चल रहा है। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, क्या बंगाल के लोग टीएमसी के कुशासन से अब परेशान हो गए हैं? परेशान हैं तो बार बार ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन रही है? सवाल यह भी है। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्या केंद्र ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रहा है? टीएमसी ने यह आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। जी हां, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, इस पर भी डिबेट हम करेंगे। और प्रश्नकाल का जो सवाल नंबर 5 है, बिहार के बाद क्या बीजेपी बंगाल जीत पाएगी? ये यक्ष प्रश्न है, इस पर भी अब गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, स्वागत कीजिए प्रदीप बैस जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। विश्वजीत घोष मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। घोष बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपको दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। इसके अलावा अजीत कुमार नाहर मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका भी अजीत साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा, प्रदीप जी, बंगाल की जो स्थिति है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर उन्होंने संबोधन दिया, मौसम खराब तो नहीं पहुंच पाया ना दिया, लेकिन उनके निशाने पर ममता बनर्जी सरकार, कमीशन खोरी और कटमनी का जो वहां पर पूरा जाल फैला हुआ है, इसके बाद अलावा घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आप बिहार जीत गए, लेकिन बंगाल इतना आसान नहीं है। प्रदीप बैस। नमस्कार सर, साथी वक्ताओं को भी नमस्ते। उम्मीद है मेरी आवाज सब तक बराबर पहुंच रही है जी। तो देखिए सर, आपने लास्ट में एक शब्द बोला कि बंगाल आसान नहीं है। निश्चित तौर पर इस देश का कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, और उसको पार्टियों के कार्यकर्ता, उसके नेता, उसका नेतृत्व उसको आसान या कमजोर या जो भी आप कहना चाहें उसको जीत में बदलते हैं। तो चुनाव तो कोई भी आसान नहीं होता। अब जहां तक कि बंगाल की बात है, तो बंगाल हमारे देश का एक ऐसा यूनिक राज्य है जिसमें ममता बनर्जी जी जिन चीजों का विरोध करते हुए आई थी 2011 के बाद से, जब से उनका शासन है ममता दीदी का, उसके बाद से लेके अब तक अभी हम सभी जो है अपने अपने पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता है, या समाचारों से जुड़े रहते हैं या तो हम उसमें व्यवसाय करते हैं। यहाँ भी उपस्थित जितने भी लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसी डिजिटल मीडिया पे किस प्रकार की तस्वीरें आई थी, जिनको नहीं कहा जा सकता है कि सेंसर्ड या क्या है। वहां पे कोई सेंसरशिप नहीं चलती, जो सामने होता है वही आ जाता है। और ये छोटा सा ये जो टूल हमारे हाथों में होता है फोन, इससे बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और देश के किसी भी कोने में 15 सेकंड में खबरें पहुंच जाती है। 15 सेकंड तो मैंने ज्यादा बता दिया। तो बहुत से जो स्वतंत्र लोग थे, जो मीडिया के कर्मी थे, उन्होंने जो तस्वीरें दिखाई जब से एसआईआर बिहार में लागू हुआ या पश्चिम बंगाल में जो शुरू हुआ, उसके बाद से जो खबरें आ रही हैं, उसको देखने के बाद कुछ कहने को बचा नहीं कि बंगाल की स्थिति क्या है। हालांकि आपने, चूंकि ये प्रश्नकाल है और छोटे प्रश्न आपने और छोटे उत्तर देना उचित रहेगा, तो बंगाल में जो स्थिति है विद इन द पार्टी, जो ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है और उसका अंतरकलह जो चल रहा है वो, और बाकी जो स्थिति उसके कारण से, और जिन लोगों ने सिर उठा रखा है, जिन लोगों को इसमें अवसर दिख रहा है इस देश को विखंडित करने का, या इस देश में अपने अपने मर्जी का, संविधान को ना मानने का जो एक उनके में एक रूल बन गया, एक ट्रेंड बन गया है, नहीं जी हम तो स्वतंत्र हैं, हम संविधान को नहीं माने। अब संविधान को न मान करके वो कौन सी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, आज ये प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है। ममता बनर्जी जी तो सबसे प्रथम में ही है कि आप मुख्यमंत्री हैं वहां की, अगर आप देश के संविधान में भरोसा नहीं रखती, कई ऐसे इंस्टेंस आ गए हैं जिसपे ममता बनर्जी जी ने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है प्रदीप जी। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी ऐसी बातें जिनको कि ममता बनर्जी जी ने मना कर दिया उसको संज्ञान में लाने से, तो बताइए कहां जाएगा कोई प्रश्न पूछने वाला। ठीक है प्रदीप जी, प्लीज स्टे विथ मी। मैं घोष बाबू के पास जा रहा हूं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। घोष बाबू, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले टीएमसी ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है,
क्या बंगाल के हिस्से का पैसा बंगाल में नहीं पहुंच रहा है? क्या वहाँ के जो केंद्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी नहीं जा रही है? क्या स्टेट की जो तमाम स्कीम्स हैं वेलफेयर की, क्या वो उसका हिस्सा बंगाल नहीं बन रहा है? एसआईआर में 58 लाख वोट कट गए, ये बहुत बड़ा मसला आपके लिए ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या मुसलमानों का मसला बहुत है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वहाँ से बहुत सारी स्मगलिंग हो रही है, बहुत सारे हथियार आए, कट्टरपंथी, जमात इस्लामी, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन जो अब बांग्लादेश में एक्टिव हैं, वो बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश करें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप निशाना लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रही है। देखिए, आज बीजेपी का जो प्रोग्राम था नदिया का ताहिरपुर में, जी घोष बाबू, मोदी जी वहां पर हवा के चलते उतर नहीं पाए, उन्होंने सीधा चले गए कलकत्ता। लेकिन नजदीक किशननगर था, आप चैतन्य महाप्रभु का जिला है वो, वहां उतर सकते थे। आज सुबह बीजेपी कार्यकर्ता मोदी जी को सुनने के लिए जा रहे थे, 3 कार्यकर्ता एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। मोदी जी उसको लिए भी कोई संदेश नहीं दिए। एक संदेश दिए उन्होंने, पार्लियामेंट में ऋषि बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम दा बोले थे, यहाँ पे बंकिम बाबू बोल के श्रद्धा ज्ञापन किया, ये अच्छा लगा। देखिए, बंगाल में एसआईआर जो हुआ, हम लोग एसआईआर का विरोध नहीं थे, हम लोग एसआईआर का तरीका से विरोध थे। देखिए, 58 लाख वोटर का नाम काटा है, इसमें नकली वोटर, रोहिंग्या वोटर, घुसपैठिया कितना काटा है ये निर्वाचन कमीशन बोल सकता है। हम लोग के पास जितना मालूम है 0.1% भी नहीं काटा है घुसपैठिया रोहिंग्या। अब रोहिंग्या का बात मोदी जी बोल रहे हैं, रोहिंग्या कहाँ रहता है? म्यांमार में। तो म्यांमार का जो राज्य है वो बंगाल से नहीं होता है, वो मिजोरम, असम, त्रिपुरा वही का राज्य से होता है। तब वो लोग घुसता है कैसे? ये तो बॉर्डर तो बंगाल पुलिस देखता है, बॉर्डर देखता है बीएसएफ और देखता है आपका होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट। तो आप इतना दिन से यहाँ पर घुसपैठिया घुसा बोल रहा है। बंगाल का बीजेपी बोल रहा है 1.5 करोड़ घुसपैठिया बंगाल में है। एसआईआर में 58 लाख वोटर का नाम आया है, जो नाम काटने वाला है। इसमें नकली वोटर 1.1% नहीं है। तो हम लोग बोले हैं वोटर, वैध वोटर का, वैलिड वोटर का नाम कटाना चाहिए, इनवैलिड वोटर का नाम कटना चाहिए। लेकिन घोष बाबू, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डिटेल दी है कि 58 लाख नाम कैसे कटे। एक मिनट बोल दीजिए, एक मिनट बोल दीजिए, एक मिनट बोल दीजिए, प्लीज बोलिए जी। आज बंगाल में आए, देखिए आप टीएमसी से विरोध कर सकते हैं, लेकिन बंगाल का आदमी से आप विरोध नहीं कर सकते हैं। बंगाल का पैसा 2021 में बीजेपी वोट में हारने के बाद बंगाल का बीजेपी जो बोल रहा है केंद्र सरकार को, मोदी जी को वही कर रहा है। बंगाल का आवास योजना का पैसा, बंगाल का एनआरजीएस का पैसा, एवं क्या जो जल जीवन प्रकल्प है उसको एक पैसा, जो आम आदमी का मौलिक अधिकार है, जल, पानी, उनका भी पैसा बीजेपी गवर्नमेंट अटक के रखा है। उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोला है। मथुआ, जो मथुआ संप्रदाय के लिए बीजेपी 2014 साल से बोलते आ रहा है, आप लोगों को हम लोग सिटीजनशिप देंगे। अभी एसआईआर में ज्यादातर वो मथुआ संप्रदाय का आदमी का नाम ही काटा गया है, उसको बारे में भी मोदी कुछ नहीं बोला। आज ये आप लोग को क्या करेंगे, आप लोग का सिटीजनशिप देंगे कि नहीं देंगे? वो लोग भी हताश हुआ है आज मोदी जी के भाषण से। हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी टीएमसी से विरोध कीजिए, लेकिन बंगाल का आदमी का विरोध मत कीजिए, क्योंकि बंगाल का आदमी आपको भी वोट दिया है, तभी आप प्रधानमंत्री बन सके हैं। हम लोग चाह रहे हैं, देखिए बंगाल में जो बीजेपी का डिजिटल, जो अभी डिजिटल प्रचार करते हैं, उन लोग तो बांग्ला भाषा ही नहीं समझता है, ये लोग बोलते हैं। उनको बारे में भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी को बोलना चाहिए था बंगाला भाषा, बंगाली किया है सारा। देखिए बंगाली सारा भारत को यूनाइटेड करने का काम किया है, अभी भी करते जा रहा है, लेकिन बीजेपी बंगाल को नहीं, सारा भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है घोष बाबू, ठीक है, समझ में आ गया घोष बाबू, पॉइंट टेकिंग घोष बाबू।
डॉक्टर इंदुकांत जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, 3 बड़े मसले बंगाल के लिए हैं। एक तो एसआईआर का मसला बहुत बड़ा है, रोहिंग्या घुसपैठ वाला जो मसला बहुत बड़ा है, सीएए को लेकर लगातार वहाँ पर ताकीद हो रही है, बावरी एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से बावरी को रिबिल्ड किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है, सीएए को एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी बिल्कुल लामबंद हो चुकी हैं चुनाव के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज बातचीत की, वो दैट सीम्स कि अब विधानसभा चुनावों के लिए गियर अप कर रहे हैं, सारी पार्टियां गियर अप हो रही हैं। पीएम का आज का संबोधन सर और टीएमसी का जो जवाब था, उसे लेकर बंगाल कितना मुश्किल बीजेपी के लिए साधना होगा? डॉक्टर इंदुकांत जी। जी नमस्कार अमित जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो आज बीजेपी के लिए अपने चुनाव की बिगुल को फूंक दिया, चुनावी प्रचार के बिगुल को फूंक दिया। और ममता बनर्जी जिस तरह से पिछले चुनाव में सहज ढंग से लड़ रही थी, इस बार उस तरह से सहज नहीं नजर आ रही। राइट सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राइट सर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में जो उनकी पार्टी और उनके लिए ट्रैप जैसा हो गया। जैसे आपने उदाहरण दिया बाबरी का मुद्दा, उन्हीं के विधायक ने, उन्हीं ने इस ढंग की ये व्यूह रचना की जिसमें स्वयं तृणमूल कांग्रेस फंसती नजर आ रही। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, एक मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम नेता, किसी भी मौलवी, किसी आम मुस्लिम ने भी इस ढंग का कोई प्रयास नहीं किया कि वहाँ एक अच्छी मस्जिद तामीर किया जा सके इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए। ऑन दी अदर हैंड, मुर्शिदाबाद में जिस तरह से ये काम किया गया है और चुनाव के ईद पे किया गया है, ये निश्चित तौर पे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में और मुर्शिदाबाद में, बल्कि पूरे देश में एक सेंटिमेंट्स को, जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स है, उसको बढ़ाने के वाला काम कर रहा है। और बंगाल में जो कि चुनाव होने वाले हैं तत्काल सबसे पहले अब इस देश में, वहाँ के हिंदुओं में इस बात को लेकर निश्चित तौर पे ये नाराजगी होगी कि अगर बाबरी मस्जिद थी भी इस देश में तो अयोध्या में थी, जो जोर जबरदस्ती से इतिहास के अनुसार औरंगजेब ने तामीर करवाई थी। अब वो पश्चिम बंगाल में आ रहा है और ममता दीदी की सरकार में आ रहा है, और वो बेशक कागज पे ऑन पेपर अपने उस विधायक को सस्पेंड कर दें, जो भी कर दें, लेकिन जिस तरह से वहाँ हर शुक्रवार को लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, उसको तो कोई नहीं नकार सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो ममता दी स्वयं सत्ता में पश्चिम बंगाल में आने के पहले पार्लियामेंट में ठीक आरोप लगाती भाजपा कि पार्लियामेंट में उनका बयान है कि इन घुसपैठियों को निकाला जाए और ये घुसपैठ न होने पाए, इसके लिए कार्रवाई की जाए। उसके लिए उन्होंने सत्ता में आने के बाद 15 साल में क्या किया, इसका जवाब तो जनता मांगेगी। और पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर अभी जी जो चीजें आई हैं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज का मामला था, जिस तरह से शेख का मामला था, और जिस तरह से आपने देखा कि उस मैटर में एक गवाह का किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उसका मर्डर कर दिया गया या उसकी मौत हो गई, तो ये चीजों का जवाब और जितना एग्रेसिव बिहार चुनाव के बाद खास तौर से अब बीजेपी है, ये चुनाव निश्चित तौर पे पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए और पत्रकारों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए तो उनके लिए मेक और ब्रेक इतिहास बनाने या बिगाड़ने या इतिहास की पुनर्रचना करने जैसी ये चुनाव हो। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत जी, आप साथ रहिएगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ है अजीत कुमार जी। अजीत जी, एक जो नैरेटिव बीजेपी वहाँ गढ़ने की कोशिश करती है ममता बनर्जी के खिलाफ कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मुसलमानों को फेवर करती हैं, रोहिंग्यास को वो आने दे रही हैं, और जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके आरोप लगातार केंद्र सरकार लगाती रही है। और ममता बनर्जी की ओर से भी ये लगातार कहा जाता रहा है कि भाई केंद्र सरकार उनको ठीक से काम नहीं करने दे रही है, जो फंड्स हैं जीएसटी के मसले को लेकर, जो टैक्सेस के मसले को लेकर कितना बकाया है, 2 लाख करोड़ रुपए अभी भी रोक रखे हैं सरकार ने, वो उनको भेज नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की खींच नजर आती है, क्योंकि उन्होंने सारी युक्तियां लगा ली, सारे हथकंडे अपना लिए, सारे तरीके लगा लिए, लेकिन बंगाल में एक्सेस नहीं हो पा रहा मामला। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी व्यवस्था है देश की, केंद्र सरकार है, संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत सारी राज्य सरकारें होती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, घुसपैठियों जिनकी बात होती आ रही है, अभी इसी सरकार में घुसपैठियों की बात ज्यादा हुई, पिछले 3-4 सालों में घुसपैठियों की बात हो रही है। बट ये घुसपैठिए तो निश्चित रूप से जो हमारी
राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, मतलब जो केंद्र सरकार के अधीन है, वहीं से घुसपैठ होती होंगी। अभी पिछले कुछ 3-4 महीने पहले नेपाल जाना हुआ था, नेपालगंज वाली जो बॉर्डर है यहाँ पर, वहां पर बड़ा अजीब सा माहौल था। हमें बिना किसी आईडी के एंट्री मिली नेपाल में, मतलब एक आधार कार्ड जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, एक फोटोकॉपी दिखा करके भी आप उस तरफ जा सकते हैं और कोई भी उधर से इधर आ सकता है। ये केंद्र सरकार के अधीन है, सीमा सुरक्षा बल उससे देखता है। दोनों तरफ की एक्सरे मशीन जो सामान को चेक करती है वो दोनों खराब थी। बड़ा अजीब सा माहौल था हमारे देश में, मतलब शर्म भी आ रही थी मुझे कि अपने देश के नागरिकों को सामान उठा करके कार से उतर के क्रॉस करना है, फिर कार में बैठना है। एक तो अव्यवस्थाएं थी, दूसरा ये कैसे पता चले कौन सा किस देश का नागरिक है। सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी देखने बर्थ से क्या पता लग जाता है। तो ये तो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार ने अभी तक उसके लिए किया नहीं। घुसपैठियों के आरोप जरूर लग रहे हैं, मगर वो घुसपैठी अगर आ रहे हैं उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार इतने सारे राज्यों में चुनाव जीत रही है, केंद्र में चुनाव जीत रही है, तो क्या वो घुसपैठी केंद्र सरकार को वोट दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़ा है, तो इसका मतलब वो घुसपैठी है, निश्चित रूप से बीजेपी को वोट दे रहे होंगे, बाकी के तो वोट बढ़े नहीं, घटे। तो निश्चित रूप से उन घुसपैठियों का लाभ सीधा सीधा केंद्र सरकार को मिला होगा, लॉजिक तो ये कहता है। फिर रही बात पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर है वो भी किसके अधीन आती है? क्या रोहिंग्या को ममता सरकार सीधे बुला सकती है? अगर ये बुला सकती तो ये तो फिर सीधा सीधा चुनाव जीत जाएंगी। 100 में से 90 सीट, 100 में से 95 सीट ये भी ले आएंगे। बट ऐसा लगता नहीं कि ममता बनर्जी उस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगी। अगर ऐसा होता तो शुभेंद्र अधिकारी जीत पाते क्या? नहीं जीत पाते। तो ये तो बात सच है कि केंद्र सरकार के माध्यम से घुसपैठ हो सकती है और किसी की तरीके से नहीं हो सकती है। और आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार करा रही है। नहीं करा नहीं रही। अगर ये हो रहा है तो केंद्र सरकार का फेलियर है, ये राज्य सरकार का फेलियर तो नहीं है ना। घुसपैठ ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार का तो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सब्जेक्ट है। सेंट्रल का सब्जेक्ट है, सेंट्रल के हाथ में अधिकार है। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रसंग है मनमोहन सिंह जी का, मध्य प्रदेश आए थे एक बार। मध्य प्रदेश में उनको कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इनके बारे में पूरा इनकी नेगेटिव बातें 2-4 बताई उन्होंने। बोले मैं ये नहीं बोल सकता, केंद्र सरकार के अधीन सारी राज्य सरकारें हैं। अगर कोई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री सही कार्य नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री उसकी आलोचना कर रहा है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री स्वयं ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार इस देश में, आज तक मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए पूरा, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने किसी मुख्यमंत्री की आलोचना की हो, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन जी की, तो मुझे एक भी बता दीजिए। और ये जो प्रधानमंत्री हमारे, मुझे बोलने में शर्म आती है कि हमारी सारी राज्य सरकार जो अपोजिट पार्टी की है उनके मुख्यमंत्रियों की आलोचना करते हैं। ये किस प्रकार का मतलब नैरेटिव सेट कर रहे हैं? तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय होने के नाते मुझे ठीक नहीं लगता है कि एक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की आलोचना कैसे कर सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री सीधे उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, राष्ट्रपति को लिख सकते हैं इनको हटाने के लिए। ये व्यवस्था तो है ऑलरेडी। तो अगर ममता बनर्जी किसी प्रकार से घुसपैठियों की सहायता कर रही है, जिसके आरोप प्रधानमंत्री स्वयं लगा रहे हैं, तो अगर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं तो ये तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। और अगर सबूत है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सबूत सारे विपक्षियों के खिलाफ जितने सबूत थे, जितने आरोप लगाए गए, वो सारे तो बीजेपी में आ गए। 70-80% जो कांग्रेस के दूसरी विपक्षी पार्टियों में थे, जिनके ऊपर बीजेपी ने ही पिछले 5-7 सालों में आरोप लगाए, चाहे अजित पवार हो, चाहे स्वयं शुभेंद्र अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे कोई भी हो, ये सब बीजेपी में आके धुल जाते हैं। तो ये किस प्रकार का सिस्टम सेट किया जा रहा है? तो ये हमारे देश हित में तो नहीं है। एक जो अच्छा वाला सिस्टम था 2014 तक, जिसमें पक्ष विपक्ष मिलकर के कोई बात करते थे। एक ब्रेक के लिए जाना है, ठीक है, स्टे विद मी अजीत जी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी मेरे साथ है, प्रदीप बैस जी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष मेरे साथ हैं, टीएमसी की बात रख रहे हैं। प्रश्नकाल में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब दूसरे हिस्से में हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि तुष्टीकरण, बाबरी, ये कितना बड़ा मसला है बंगाल में चुनाव जीतने या हारने के लिए। कहीं जाएगा नहीं, प्रश्नकाल लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, बंगाल की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप बैस जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विश्वजीत घोष मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा अजीत कुमार नाहर मेरे साथ है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे जो बड़ा मसला ये है, घोष बाबू मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए नाको चने चबाने जैसा है। पिछले चुनाव में हालांकि जीतकर बीजेपी भले नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो उनके एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रयास है, वो कोशिश रंग लाई है। नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा बढ़े, चाहे वो हिंसा की घटना रही हो, चाहे ममता बनर्जी का जो गढ़ रहा हो, वहाँ पर बीजेपी जीत कर आई हो। तमाम जो नैरेटिव्स थे और तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पिछले विधानसभा में, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कोशिश कर रही है। और मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता वहाँ भेजे गए थे, अजीत जी जहाँ से हैं, और उनको बंगाल में काम करने के लिए भेजा गया था और काम उन्होंने किया क्योंकि नंबर्स बढ़े थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए घोष बाबू,
अभी भी आरोप लगते हैं कि आप लोग मुसलमानों को प्लीज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद दोबारा बनने जा रही है, वहां पर उसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई चिंता नहीं हुई। आपके पार्टी के नेता आपसे अलग हो जाते हैं, ममता बनर्जी को घुसपैठिया बताने लगते हैं। सिर्फ प्लीज करने और तुष्टीकरण के बूते ही आप लोग जीतेंगे क्या? कट मनी का मसला बहुत है, कमीशन खोरी का मसला बहुत है। कोलकाता में सॉल्ट लेक इलाके में आपको घर बनवाना है तो टीएमसी के जो छुटभैया टाइप के नेता हैं इलाके में, मोहल्ले में घूमते हैं, उनसे परमिशन लीजिए। ईंट, सीमेंट, बालू, रेत खरीदने के लिए वो आपको बताते हैं, तब आप घर बनवा सकते हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं। घोष बाबू, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस संविधान का तरीका से, संविधान जो बोलता है उसी से राज्य सरकार चला रही है। सबको समान अधिकार। वहां पर कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, इससे बात नहीं है। बंगाल में बहुत सारे नॉन बंगाली भी रहते हैं, हर स्टेट का आदमी बंगाल में रहते हैं। जैसे आप बोल रहे बाबरी मस्जिद का बात बोल रहे, देखिए हुमायूं कबीर जो है वो 2019 में बीजेपी का टिकट से लोकसभा सीट में खड़ा हुआ था, बरहमपुर से, वो हार गया। वो फुल्ली बीजेपी का एजेंट होकर काम कर रहा है। देखिए बाबरी मस्जिद, देखिए मस्जिद मंदिर आप बना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद वोट का टाइम 1 साल पहले से क्यों बोल रहे हैं बनाएंगे? 2021 में ओवैसी को उतारे थे पश्चिम बंगाल में, कुछ नहीं कर पाए। अभी हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में सृष्टि को राजनीति करने का काम कर रहे हैं बीजेपी, टीएमसी को हराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल का हर आदमी ममता बनर्जी के साथ है, जो वो संख्या लघु हो या संख्या गुरु हो। और बात हो गया वो सॉल्ट लेक का बात, देखिए आप भी आइए सॉल्ट लेक में, आप फ्लैट खरीदिए, घर बनाइए। अभी जब से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में गया, तब से शुभेंदु अधिकारी का एक ही आरोप है, ये कमीशन कमीशन कर। अरे कमीशन आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करना है, तब जब सार्वजनिक हुआ तब कौन पार्टी सबसे ज्यादा कमीशन लिया? अरे जिस बीप पार्टी, जब बीप का गाय को आप लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग भी प्रणाम करते हैं, गाय को क्यों काटते हैं इसके लिए हल्ला करते हैं, उस बीप पार्टी से भी आप लोग कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा लिए हैं। इसे हम लोग सुना गया है, पाकिस्तान का कंपनी से भी आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड कमीशन लिए हैं। बंगाल का बदनाम करने का काम बंगाल का बीजेपी का हर नेता कर रहा है। बंगाल का अच्छे के लिए एक भी काम नहीं कर। देखिए आप किसी भी पार्टी को, किसी को आप ये कर सकते हैं, गठनमूलक बात कर सकते हैं, लेकिन आप संरचना कर सकते हैं नहीं, संरचना गठनमूलक होना चाहिए। लेकिन बीजेपी कोई गठनमूलक संरचना नहीं करना है। कोई भी पानी में डूब के मरता है, वो भी बीजेपी वालों ने बोलता है बंगाल में ये ममता बनर्जी के लिए पानी में डूब के मरा है। अगर ट्रेन में भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बंगाल का बीजेपी के नेता बोलता है कि ये ममता बनर्जी के लिए एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा नहीं है, काम करना है। देखिए संविधान बोलता है बंगाल भारत का स्टेट है, आपको हर राज्य को समान तरीके से देखना है। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आया है केंद्र में, तब से बंगाल के साथ मुल्क के साथ देखता है, हिंसा प्रयाण के साथ बंगाल के लिए काम करता है। अब देखिए बंगाल में ममता बनर्जी चिल्लाते जा रहा है आप बंगाल का पैसा नहीं अटक के रख सकते हैं, क्योंकि बंगाल से आप टैक्स लेते हैं। आप आवाज होता है, आप बोले थे 2022 के बाद भारत का सारा भारत में हर आदमी का मकान हो जाएगा, लेकिन मकान अभी तक भारत में किसी को भी ज्यादातर नहीं हुआ है। बंगाल को उदाहरण दे, बंगाल में बहुत आदमी का पैसा नहीं, लेकिन बंगाल का मुख्यमंत्री अपने फार्म से पैसा देके 12 लाख आदमी को घर का पैसा दिया है। 100 दिन का पैसा भी बंगाल का मुख्यमंत्री दिया है, केंद्रीय सरकार पैसा नहीं दिया है, फिर भी दिया है। काम करने का तरीका चाहिए। ममता बनर्जी का काम करने का तरीका, वो आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी, केंद्रीय सरकार का जो बीजेपी है वो काम करने नहीं कर रहा है, सिर्फ घुसपैठिया आता है कहां से? आप लोग तो एसआईआर कर रहे हैं, जो 2 साल का काम है एसआईआर का, वो आप 2 महीने में कर रहे हैं। हम लोग इसी का विरोध किए थे, ठीक है आप कर लिए। आप लोग बोल रहे थे बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आपको कितना मिला?
58 लाख, उसमें ज्यादातर मथुआ संप्रदाय। कौन है लोग? हिंदू है। वो लोग बांग्लादेश से आए थे। आप उन लोग को बोले थे आप लोग को हम सिटीजनशिप देंगे, आप नहीं दे पाए, उल्टे उन लोग का नाम काट दिए। आप लोग बोल रहे जे आज जो मोदी जी बंगाल में आए थे, देखिए 3 कार्यकर्ता गए थे सभा देखने के लिए, मोदी को देखने के लिए, वो लोग एक्सीडेंट मार गया, उनको घर में तो नहीं आए। गुजरात में प्लेन एक्सीडेंट हो गया, मोदी दौड़ कर चले गए उन लोग को देखने के लिए अस्पताल में। ये भी तो कार्यकर्ता है, उसको आना चाहिए था। उन लोग कोई संदेश भी नहीं दिए। राइट। चाहते बीजेपी चाहते बंगाल में जैसी तैसी भी हो, बंगाल में कब्जा करना है, लेकिन कब्जा करने नहीं पाएंगे। आप लोग बोले थे 2021 में अगले बार 200 पार, इस बार मोदी नहीं बोला अभी तक। इस बार जितना वोट मिला, सीट मिला था, उससे भी कम होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी। ठीक है प्रदीप बैस जी, और सीट कम होने वाली है आप लोगों की, जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। तो देखिए, दिवा स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है। वो टीएमसी के नेतागण जो बोल रहे थे कि कब्जा करना है, ये कौन सी शब्दावली है? भैया, संविधान सम्मत चुनाव होते हैं, आप इलेक्शन लड़िए, आपके विरोधी इलेक्शन लड़ेंगे, जनता जिसको चाहेगी चुनेगी। ये कब्जा करने जैसा आपके डर क्यों है दिमाग में? बात के लिए कब्जा करेंगे। घोष बाबू मैं आ रहा हूँ, घोष बाबू सुन लीजिए, घोष बाबू मैं आ रहा हूँ। कैसे घोष बाबू एक मिनट, उनको बोलने दिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जब बोल रहे थे वो चुप थे, सुन रहे थे। प्लीज प्रदीप जी गो अहेड। एक इनका शब्द प्रयोग करना ही पूरी इनकी बातों का खुलासा कर देता है कि बंगाल कब्जा करने आएंगे। मतलब किस भावना से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं? दिमाग में क्या चल रहा है? क्या संवैधानिक बातें आपके दिमाग में नहीं है? आप एक नेता हैं किसी पार्टी के भी, तो कम से कम एक बेसिक तो बात पता हो सकती है ना कि शब्दों का चयन किस प्रकार, तो वो भी एक बंगाल कब्जा करने आ रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या है? क्या बताना क्या चाहते हैं आप? क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बंगाल में चुनाव नहीं होते? क्या संविधान वहां पे लागू नहीं है? क्या क्या मन में चल क्या रहा है आपके? और दूसरी बात अमित जी, देखिए क्या है कि बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती हुई है। आखिर क्या कारण है कि बहुत सा समय बीत जाने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने, जिन्होंने मांग की थी कि आप जमीन दीजिए, हम इस पे फेंसिंग करेंगे, हम इस पे बाड़ लगाएंगे या हम उसको जो है सिक्योर करेंगे, आखिर कारण क्या था कि ममता दीदी की सरकार ने वो जमीन अब तक नहीं दी है? खाली एक तो इनके प्रश्न का कि बंगाल कब्जा करने आ रहा, और ये जमीन आपने क्यों नहीं दी केंद्रीय एजेंसियों को जिनका काम है सुरक्षा में लगे रहना? बंगाल का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, वहां की जो ममता दीदी हैं वो अपने जो जुरिडिक्शन में है उसमें अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को काम में रोड़ा मारेंगी, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए, सारी राजनीतिक बातें छोड़ दीजिए, बस एक बात बताइए कि अब तक ममता बनर्जी जी ने वो जमीन केंद्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं दी है? घोष बाबू जवाब दीजिए, आपके लिए सवाल था वो। जी आपके लिए सवाल है वो। देखिए, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जब से आए हैं, केंद्रीय सरकार को, बीएसएफ को जमीन पूरा दे दिया गया है। बीएसएफ काम नहीं कर रहा है। अरे आप देखिए त्रिपुरा में किसकी सरकार है? अरे हमको बोला, अब आप कह रहे हैं बीएसएफ सेना काम नहीं करेगी, देश सुरक्षित कैसे है? घोष बाबू कम से कम सेना पे तो सवाल मत खड़े करिए। आप लोकल पुलिस को बोलते हो तो एक बार को मैं मान लेता। आप कह रहे बीएसएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, मिलिट्री काम नहीं कर रही है, आपको ऐसा लगता है? यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ। देखिए असम में किसकी सरकार है, त्रिपुरा में किसकी सरकार है? वहां पर क्यों नहीं फेंसिंग हुआ? वहां पर क्यों नहीं घुसपैठ? वहां पर कैसे हो रहा है? बंगाल में हर जमीन दे दिया गया है। बीएसएफ अगर नहीं काम नहीं करे, इतनी बड़ी फेंसिंग राजस्थान बॉर्डर पर, रन ऑफ कच्छ पर, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, वहां से तो घुस ही रहे हैं लोग, और आप इन राज्यों की बात क्या कर रहे हैं? आप श्रीनगर की फेंसिंग आपने देखी है? एलओसी आपने देखा है? जाके एक बार देखिए किस तरह की सख्ती है, उसके बावजूद आतंकवादी दाखिल होते हैं वहां पे हर साल नवंबर से लेके फरवरी के बीच में, जब वहां बर्फ पड़ती है तो। अरे बंगाल में जमीन दे दिया गया है, बंगाल में फेंसिंग उन लोग ने अभी तक नहीं बनाया है, कुछ जगह पे अभी भी नहीं बनाया। हम लोग बोल रहे हैं आप लोग बनाएंगे, आप लोग का पावर है, आप लोग आ सकते हैं, काम नहीं करते। पश्चिम बंगाल पुलिस उन लोगों का काम करता है, उन लोगों का काम जो उन लोग को ओवरलुक करके जो घुस जाता है। आपकी सरकार थी जिसने बीएसएफ के कार्यक्षेत्र पर सवाल खड़े किए कि इतने ज्यादा राइट उनको मत दीजिए, वो स्टेट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी की दिक्कत हो रही है। आपकी सरकार में कहा गया था कि बीएसएफ को ज्यादा ताकतवर मत बनाइए,
आपकी सरकार ने कहा था। मैं बहुत इंदुकान सारे- जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर आप- साहब मुझे एक बात बताइए, आप लोग का बहुत एक सारे तो example दे एक देंगे। राजनीति करिए, समझ में आता है। आप बीएसएफ से सवाल खड़े कर रहे हैं, आप मिलिट्री पर सवाल खड़े कर देते हैं, आप सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं। अगर बीएसएफ आज पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से हटा दी जाए, तो मैंने तो सामने से देखा डॉक्टर साहब कि अगर वहां पे हटा दिया जाए तो आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि बांग्लादेशी कौन है और पश्चिम बंगाल का बंगाली कौन है। आपको पता है क्या स्थिति वहां पर है? जैसे लोग राशन लेने जाते हैं ना, इस तरह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोग राशन लेने, मछलियां लेने, सब्जियां खरीदने के लिए जाने लगते हैं। बीएसएफ वाले हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई आपके इलाके में भी सब्जियां मिलती है। वहां पर लोकल अमित लोग जी- बीएसएफ से लड़ते अमित हैं, जी- उनको धक्का मुक्की करते जाने के लिए कि हमारा ननिहाल है, हमारी बुआ रहती है, हमारे मौसा रहते हैं। वहां पर स्थिति बहुत खराब है। बीएसएफ नहीं होती तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे आप। फेंसिंग की ये बात कर रहे हैं आप लोग, तो छाती पीटते रहते हैं बीएसएफ को लेकर। इंदुकान जी देखिए, यही तो दिक्कत है कि प्लीजिंग पॉलिटिक्स और तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स अगर माइनस कर दी जाए तो मुझे लगता नहीं बंगाल में जीतने की उम्मीद होगी इन लोगों की, अगर तुष्टिकरण हटा दिया जाए वहां पे तो। भारतीय सेना आ रहा हूँ, घोष बाबू आ रहा कह रहे थे, हूँ, घोष बाबू आ रहा अभी हूँ। जो घोष साहब दावा कर रहे थे, हाँ। जो स्पेसिफिक सवाल उठाया मिस्टर बैस ने, ये राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। संसद के पटल पर सरकार ने अपने जवाब में रखा है इस बात को कि पूरे देश में जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे बड़ी तेजी से फेंसिंग का काम चल रहा है। जैसा आपने उदाहरण दिया जी कि रण ऑफ कच्छ में भी है, राजस्थान में, जम्मू सब जगह हो रहा है सर। श्रीनगर में डबल फेंसिंग हो रही है 5 वर्ष सर। रहा हूँ, हाँ, जहाँ घाटियां हैं, नदियां हैं, नाले हैं सर, जो पहाड़ी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगभग 100% फेंसिंग कर दी गई जी। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि जमीन अधिग्रहित करके सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है, अधिग्रहित कर करके जहां जहां जरूरत है नहीं दिए है, एक बड़े इलाके में नहीं दिया है, इसलिए वहां फेंसिंग नहीं हो पाया है। और दूसरा सवाल जो आपने मिस्टर घोष से कहा डायरेक्ट, कि जब पार्लियामेंट में एक्ट ला करके सीमा से लेकर के अंदर 10 से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक का क्षेत्र कानून व्यवस्था के भी बहुत सारे मामले बीएसएफ के हाथ में देने की बात हो रही थी, तो इसी सरकार ने सबसे अधिक विरोध किया कि ये राज्य सरकार के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। आप ये देखें कि जो आपने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, देखिए बांग्ला मानुस जो है, देश अगर आखिरकार आजादी के पहले तो दोनों इलाके एक ही थे, उनकी रिश्तेदारियां हैं यहाँ से वहां, तो बहुत से तो जेन्युइन इश्यूज हैं कि भाई हमारे आपने राजनीतिक सीमा बांट दी, लेकिन परिवारों को कैसे बांट देंगे? परिवार के 10 सदस्य उधर रहते हैं, 25 इधर रहते हैं, और बीएसएफ वालों को भी तैनाती के बाद पता होता है कि इनका आना जाना, रोटी बेटी का उनका आपस में रिश्ता है। राइट। एक खेत का आधा हिस्सा बांग्लादेश में है, आधा हिस्सा इस इलाके में है। आप कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाकर देख सकते हैं, उनको खेती की बाकायदे परमिशन दी जाती है, यहाँ से वहां जाके खेती करते हैं, वहां से यहाँ आकर खेती करते हैं। अब उसके बाद जब शक्ति की बारी आती है तो वहां आप राजनीति करने लगते हैं। वो अधिकार जब बीएसएफ को देने की बात आ रही थी कि हाँ ये स्क्रूटनी कर सकते हैं, तो उस पर सवाल उठाने लगते हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारे साथी जो अजीत कुमार जी भी कई सवाल उठा रहे थे, आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर में जहां पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और तमाम तरह की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही थी जी, वहां चीजें रुक सकती हैं और काफी हद तक उस पर नियंत्रण पा लिया गया है जी। तो आखिरकार क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स पर इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? उस पर एक्शन क्यों नहीं हो सकता है? अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन उस पर कार्रवाई करे तो 100% उस पर रोक सकता है। ठीक है, 1-2% तो अमेरिका में, कनाडा में भी लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। सर मैक्सिको से अमेरिका में हर रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैक्सिको, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज से लोग अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं गलत तरीके से, वहां भी हो रहा है। अब देखिए मुद्दा ये है कि एसआईआर के विरोध के नाम पे जो केंद्र सरकार कहती है कि एसआईआर के विरोध के नाम पे आप घुसपैठियों के कहीं न कहीं प्रोटेक्शन के बारे में बात करने लग जाते हैं। आप देखें जैसे एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, हमारे मीडिया में तस्वीरें आई तमाम तरह पे, हम लोगों ने जाके वहां देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग स्वयं बांग्लादेश की तरफ अपना बोझा बिस्तरा बांध कर जाने लगे। क्या उसको मिस्टर घोष डिनाई कर सकते हैं? अगर ऐसे 10 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, तो आज तक आपका प्रशासन कान में तेल डालकर आंख में पट्टी बांधकर क्यों सोया था?
ऐसी दृश्य आपने अमित जी स्वयं भी मीडिया के नाते पूरे देश में किसी और राज्य में नहीं देखा होगा कि इस तरह का एक बड़ा एक्सोडस हो रहा। तो इस चीज पे आप कोई बयान नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते और केवल सवाल उठाते केंद्र सरकार पे। ऐसे नहीं होता है। देश के इंटरेस्ट की रक्षा जितना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उससे कम राज्य सरकार की नहीं है, जो कि कानून व्यवस्था उसके हाथ में होती है। ठीक है अजीत जी, एक चीज, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा भी था। ओल्ड कोलकाता का जो इलाका है, वहाँ पर जो बॉर्डर इलाका है, आपने भी देखा ही होगा, आप गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। वहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए, डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा, ये आंखों देखा हाल है, तो बांग्लादेशी जो थे वो कोलकाता में अंदर आकर यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं, कोलकाता के शहरों में आके यहाँ के लोग उधर जाते हैं। पान के पत्तों का बहुत बड़ा बिजनेस है, जो वहाँ पर बांग्लादेशी हैं वो पान के पत्ते डोलची की डोलची, डालियाँ के डालियाँ भरकर लेकर जाते हैं। पुलिस वहाँ पर लोकल पुलिस होती है, उनको कट मनी मिलता है। ये मैंने सामने से देखा और मुझे समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि बांग्लादेशी और हमारे यहाँ के जो बंगाली लोग हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, आप फ़र्क नहीं कर सकते। उनका पहनावा बिल्कुल सेम होता है, उनकी बातचीत बिल्कुल सेम होती है। बांग्लादेश की बंगाली थोड़ी सी डिफरेंट है लोकल कोलकाता की बंगाली से, लेकिन हम और आप बाहर के लोग उसको फ़र्क नहीं समझ सकते। वहाँ के लोकल लोग समझते हैं कि ये बांग्लादेशी बंगाली बोल रहे हैं कि लोकल पश्चिम बंगाल की बोल रहे हैं। तो वहाँ पर जब तक राज्य सरकार की मिली भगत नहीं होगी, पुलिस की मिली भगत नहीं होगी, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो तस्वीर है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत सारे लोग रातों रात अपना लोटा बाल्टी लेकर भागे वहाँ से। आप क्यों भागे? अगर आप घुसपैठिया नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर आईडीज हैं, देन स्टे हियर। व्हाई आर यू रनिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर वन? एक तो ये मसला है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है। अजीत जी, आप इसको माने ना माने, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो बताते हैं कि सरकार सच में सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर। क्यों नहीं पाकिस्तानी घुस जाता है दिन दहाड़े ऐसे? क्यों नहीं? क्यों गुजरात में घुसपैठ नहीं हो जाती है? क्यों नहीं सेवन सिस्टर्स का जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, चाइना वाला, भले चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों को, लेकिन खुलेआम घुसपैठ तो नहीं हो रही है ना। लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये होता है अजीत जी, अजीत बाबू, ये होता है, आप मानिए, हमने देखा है ये। बिल्कुल, हमने जाना होगा कि किस प्रकार की घुसपैठी यहाँ आते। पाकिस्तान से मान सकता हूँ मैं आतंकवादी टाइप की घुसपैठी आ सकते हैं। हाँ। नेपाल से, लेकिन हमारे यहाँ काम की तलाश में घुसपैठी आते हैं, लड़के आते हैं, नौकरी करते हैं हमारे। उनका उद्देश्य यहाँ कर, क्योंकि उनका देश गरीब है, हमारा देश थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे उनको रोजगार की संभावना दिखती है, या काम करते हैं और वो उनके लिए आसान है। नेपाल चूंकि हमारे यहाँ शामिल है, व्यवस्थाओं में शामिल है, संविधान में नेपाल भूटान शामिल है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश शामिल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश बाद में उसका इजाद हुआ 1971 में। तो बांग्लादेश के साथ भी यही सेम चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है, एक ही लोग है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक ही थे। क्योंकि पाकिस्तान से डिवाइडेशन प्रॉपर हुआ, बांग्लादेश से हमारे एक संबंध भी है, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला भारत ही है, तो निश्चित रूप से हमारे संबंध अच्छे हैं। अभी ये देखना होगा घुसपैठियों में किस कैटेगरी के घुसपैठे, क्या बिजनेस के लिए आ रहे, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, तो हमारे लोग भी तो वहां जाते होंगे, तो हमारे लोग भी तो उनके लिए घुसपैठियां हो गए। अगर वो उनको अलाउ कर रहे तभी तो वो लोग यहाँ आ पा रहे हैं। तो आना और जाना दोनों है। क्यों ना इसको दुरुस्त कर लिया जाए, अगर डेटाबेस सिस्टम प्रॉपर कर लिया जाए, उनको बिजनेस की व्यवस्था दे दी जाए, आना और जाना प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कर लिया जाए, तो ये समस्या आसान हो सकती है। आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, आज के डिजिटलाइजेशन जो युग चल रहा है उसके बावजूद अगर हम इनके डेटा को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार का फेलियर है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। हमको डेटा मैनेजमेंट करना होगा, कितने लोग बांग्लादेश से रोज यहाँ आ रहे हैं, कितने लोग भारत से वहां जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, उन पर टेम्पररी वीजा इश्यू किया जा सकता है, टेम्पररी परमिट दिया जा सकता है। उसके बावजूद अगर बिना परमिट के कोई पकड़ा आया तो आप फांसी की सजा का संविधान, आप कानून बना दो ना, कि अगर उसके बावजूद बिना किसी परमिट के, बिना किसी वीजा के हमारे देश में कोई भी घुसपैठी आया तो केंद्र सरकार बना दे कानून। सारी राज्य सरकारों को उसको शामिल और करना चाहिए ऐसा कानून बनाने के लिए, मगर ऐसी कोई व्यवस्था कोई करना नहीं चाहता है। जब केंद्र सरकार को घुसपैठियों का फायदा होगा तो आने देगी, राज्य सरकार को घुसपैठियों का फायदा हो वो से आने देगी। तो प्रॉब्लम हमारे राजनीतिक है, प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं, ये बड़ा आसान है। आज के समय में, आज हमारे देश में आधार कार्ड है, आधार कार्ड का डेटा होने के बावजूद हमें और कौन से एसआईआर की रिक्वायरमेंट है? मेरे पास आधार कार्ड है, वो दूसरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत कम है। आपके पास भी आधार कार्ड है, तो मुझे बताइए अलग से और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? हमें एक और एसआईआर की बात करना, ठीक है, जो सीमावर्ती इलाके उनके लिए जरूरी है, तो क्यों ना एक दिन डिक्लेयर कर दिया जाए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सभी अपने आधार कार्ड को फाइनली वेरीफाई करवा लें। उसके बाद जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा उसको इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों ना सरकार ऐसा है। लेकिन अजीत बाबू, दिक्कत ये है अजीत बाबू कि उन सामान्य लोगों की आड़ में आतंकवादी भी दाखिल हो रहे हैं। अभी इंटेलिजेंस इनपुट आया है वहां पे बांग्लादेश में जमात इस्लामी, लश्कर तैयबा, ये सब एक्टिव हो गए, तो एक बहुत इजी पेनिट्रेशन, एक रूट मिल गया उनको ना हमारे देश में। आतंकवादी वीजा कार्ड और उससे नहीं आता है, कसाब कोई वहां पर आपकी घुसपैठी, वहां पे कोई आई कार्ड नहीं देखते सर, मैं कह रहा हूँ आते जाते हैं सामान्य रूप से। उसके लिए क्या जरूरत?
मैं ठीक वही है। कह रहा हूँ कि जो घुसपैठी है वो आम नागरिक है, कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए आ रहे हैं। आतंकवादी जिसको आना है वो घुसपैठियों की तरह नहीं आएगा, वो अपनी व्यवस्था दूसरी तरीके से जमा करके आता है, वो किधर से भी आ जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा किस प्रकार की ये क्या घुसपैठी आकर के वोट देते हैं। बात तो वोट के मुद्दे की है ना, जी। कि ये घुसपैठियों के कारण राज्य सरकारें बन रही, तो अगर कितने राज्य सरकारें बन गए पिछले 10 सालों में, देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बनी है या दूसरी पार्टियों की ज्यादा बनी। तो जिसको ज्यादा वोट मिले हैं घुसपैठियों ने, इसका मतलब उनको वोट ज्यादा दिए, तो इसका मतलब वोट का कोई डिफरेंसेस नहीं है। 58 लाख भी है तो मुझको नहीं लगता सरकार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, या बिहार में कोई फर्क पड़ा होगा। ठीक है, आखिरी 3 मिनट में बस बचा अगर हुआ है। घुसपैठियों का फर्क होता तो बिहार में तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी। अगर घुसपैठियों से इफेक्ट पड़ना था तो बिहार में कैसे सरकार बन गई। ये किस प्रकार का घुसपैठिया था जो बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी विरोध कर रही है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो दुरुस्त करने, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए बिल्कुल। और वहां पर भी करोड़ों, वहां पर भी वोट कटे। अजीत बाबू, वहां पर भी तो एसआईआर में बहुत सारे वोट कटे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि जो वोट कटे वो घुसपैठियों के वोट थे और वो बीजेपी को मिले नहीं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट बचा हुआ है। प्रदीप जी, बंगाल को लेकर योजनाओं पर बात करें तो आप लगातार, आपकी पार्टी लगातार योजनाएं बना रही है, आप लोग बहुत एग्रेसिव है बंगाल को लेकर, और वहां के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में प्रचंड बहुमत आया तो बंगाल में भी इस बार जीत बीजेपी को मिलेगी। लेकिन जो बिहार के लिए कहावत है, पता है आपको, मैं शायद आप लोगों को पता होगा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आपने सुना ये कहावत? ये बंगाल के लिए कहावत कही जाती है, बहुत फेमस राइटर ने ये लिखी है। तो जो बंगाल का जो वोटर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो मनोस्थिति है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो साहित्य है, वो बहुत आगे है देश के बाकी हिस्सों से। तो बंगाल आज जो सोच रहा है इंडिया वो कल सोचता है। जो युक्ति, जो स्ट्रैटेजी लेकर आप पिछली बार गए थे, मुझे लगता है इस बार वो युक्ति, स्ट्रैटेजी लेकर गए तो मुझे लगता नहीं कोई खास फायदा होने वाला है बीजेपी को वहाँ। प्रदीप जी। नहीं अमित जी, आपने बात बड़ी अच्छी कही। ये बात बताया आपने कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स बाकी सारे लोग बाद में सोचते हैं। राइट। तो अभी जो है ना, वो बंगाल का जो मानुष है वो सब कुछ देख रहा है और ज्यादा क्लियरली देख रहा है। सारी बातें उसको क्लियरली समझ में आ रही हैं। जो करंट अफेयर्स अभी बंगाल में चल रहा है वो वहां के भद्र जन से दूर छिपा हुआ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे हैं या छुपा हुआ है। उनको भी रियलिटी पता है और वो बहुत खुली आंखों से उस रियलिटी को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन घोष बाबू से लेता हूं। ठीक है प्रदीप जी, 30 सेकंड बचे हुए हैं। घोष बाबू 30 सेकंड्स टू यू, क्लोजिंग कमेंट। घोष बाबू 30 सेकंड। देखिए, बीजेपी जैसे महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली में वोट चोरी किया है, बंगाल में नहीं कर पाएंगे। ऐसा है जितना भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। डॉक्टर इंदुकान जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अजीत कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप बैस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विशित घोष, टीएमसी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल की सियासत और वहाँ की रवायत में एक फर्क समझिएगा कि बंगाल के लोग अपनी अस्मिता, अपनी साहित्य के लिए जीते हैं, और वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए आपको वोटर्स के दिल में उतरना होगा। योजनाओं से अगर काम होना होता तो शायद पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर आई होती, सत्ता में होती। रुक रहे ब्रेक के लिए, लेकिन प्रश्नकाल के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।